गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए वोल्टेज रेगुलेशन को समझते हैं इस बार इन वेरी मच स्पेसिफिक टू द ट्रांसफार्मर। देखिए हम ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन समझेंगे इन रिस्पेक्ट टू अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट के लिए वोल्टेज रेगुलेशन को डिराइव करने में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और परफेक्शन हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगी। अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट से भी हमें प्रॉपर आंसर मिल जाएगा विद अ मार्जिनल एरर ऑफ 1 to 2% हार्डली। सो चीज़ों को आसान करते हुए हम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट को यूज़ करने की जगह अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का टू कम टू द कंक्लूजन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इन रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफार्मर। तो अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ये आ जाएगा आपके ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पे ये आपकी आ जाएगी वोल्टेज इस साइड पे एंड देन दिस इज़ योर वोल्टेज ऑन द अदर साइड। अब देखिए एट नो लोड आपकी करंट क्या होगी? 0। इन दैट केस योर E विल बी इक्वल टू V एट नो लोड एंड अंडर loaded condition when your current flowing through the transformer is equal to the full load current, rated current, उस टाइम पे value of E and V will not be equal। E में से आप करंट और ट्रांसफार्मर का Z इक्विवेलेंट डिडक्ट करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप इन द Z इक्विवेलेंट डिडक्ट करेंगे अपनी सप्लाई वोल्टेज से, इनपुट वोल्टेज से, तब आपको V मिलेगा। कहने का मतलब अंडर नो लोड कंडीशन E और V की वैल्यू सेम है एज I इज 0। अंडर लोडेड कंडीशन जब आपके ट्रांसफार्मर के साथ कुछ आपका लोड कनेक्ट है, घर, मोहल्ला, लैपटॉप, AC, TV, फ्रिज कनेक्टेड है, करंट फ्लो हो रही है, उस टाइम पे यहाँ पे कुछ ड्रॉप बनेगा और वो ड्रॉप डिडक्ट करेंगे हम इनपुट वोल्टेज से, तो हमें हमारे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी कि लोड साइड पे कितनी वोल्टेज मिल रही है, हमें वो मिलेगी। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन का केस है ट्रांसफार्मर का, दैट डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसफार्मर I and the impedance of the transformer. So your voltage regulation in transformer is dependent on current and R and X equivalent and on power factor 2। पावर फैक्टर का इफेक्ट हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू सी कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर इज डिपेंडेंट ऑन I, कितनी करंट फ्लो हो रही है उसी हिसाब से ड्रॉप बनेगा, और आपके ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस क्या है आपके ट्रांसफार्मर का खुद का, और आपके ट्रांसफार्मर के खुद का रिएक्टेंस क्या है खुद का, उस पर डिपेंड करेगा आपके ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। तो एक काम करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन को अभी हमने इस एक्सप्रेशन से देखा था, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट नो लोड। अभी इस वोल्टेज रेगुलेशन के एक्सप्रेशन को हम देखेंगे R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट के फॉर्म में। तो चलिए वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ R इक्विवेलेंट एंड X इक्विवेलेंट, ताकि हम वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में कुछ फर्दर समझ सकें। एक बार और समझ लेते हैं हम ऐसा एक्सप्रेशन क्यों डिराइव करने वाले हैं थोड़ी देर में। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है करंट पे, पावर फैक्टर पे, क्या फ्लो हो रही है, ठीक, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड आपका ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है R इक्विवेलेंट पे, आपके ट्रांसफार्मर का, और X इक्विवेलेंट पे, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। ठीक है, एक सोसाइटी में हमें ट्रांसफार्मर लगाना है, उसका हमें समवट आइडिया होता है कि क्या करंट फ्लो हो रही होगी। करंट का आइडिया होगा सोसाइटी में, फैक्ट्री में, रेजिडेंस में, कहीं भी आप ट्रांसफार्मर लगा रहे हो, आपको अपना लोड का समवट आइडिया तो है ही। और पावर फैक्टर क्या होगा उसका समवट एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बट समवट आइडिया आपको होगा कि आपके सोसाइटी, फैक्ट्री में क्या करंट फ्लो होगी एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और उसका क्या पावर फैक्टर होगा। तो इसका एस्टिमेट लेते हुए हम हमारा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं
और उसका आर इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए और एक्स इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए टू कीप द वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम, हम हमारा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं, उसकी आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू डिज़ाइन करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द estimate of I and power factor that our transformer might go through in a factory or residence. तो इसलिए अब हम वोल्टेज रेगुलेशन का एक एक्सप्रेशन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट। देखिए बेसिक वोल्टेज रेगुलेशन का जो एक्सप्रेशन रहेगा उसे यहाँ सामने रख लेते हैं। अब इस वोल्टेज रेगुलेशन के एक्सप्रेशन को आर और एक्स इक्विवेलेंट के टर्म्स में देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर योर लैगिंग पावर फैक्टर, यह आ गया आपका वोल्टेज एट एंगल 0 डिग्री एज ओवर रेफरेंस। इस बार मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो मेरी लोड करंट होगी दैट विल बी लैगिंग। ठीक है, अभी ए की क्या वैल्यू रहेगी वो ज़रा देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। वी के अंदर आप ऐड कर लीजिए अपना वोल्टेज ड्रॉप बीइंग इन आर इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज ड्रॉप इन आर विल बी इन फेस विद द करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका ट्रांसफार्मर में, हम यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं, वी में ऐड करते जा रहे हैं सारे ड्रॉप टू गेट टू अर ई। नेक्स्ट आई के अंदर एक्स इक्विवेलेंट आपका ड्रॉप कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। ये आ गया आपका आई एक्स इक्विवेलेंट। ये ऊपर क्यों गया, क्योंकि एक्स के साथ जे भी लगा रहता है। जे क्या करता है, फेजर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। आर में जो ड्रॉप बनेगा दैट विल बी इन फेज विथ योर आई, बट एक्स इक्विवेलेंट में जो ड्रॉप बनेगा दैट विल बी लीडिंग टू योर करंट आई। और वो मैथमेटिकली हम देख सकते हैं एक्स इक्विवेलेंट के साथ जो जे आता है जब वो मल्टीप्लाई होगा आई एक्स इक्विवेलेंट जे, तो वो 90 डिग्री फेजर रोटेट कर जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो वी में हमने ऐड कर दिया आई आर इक्विवेलेंट और आई एक्स इक्विवेलेंट। अब जो रिजल्टेंट फेजर मिलेगा दैट वी कैन कंसिडर एज ई। तो हमारा वी की वैल्यू भी हमें मिल गई, यहाँ पे ई की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का क्या बनेगा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड एक्स। यह आ गया आपका पावर फैक्टर, यह आ गया आपका डेल्टा द एंगल बिटवीन ई एंड वी। अभी हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें फर्दर अजम्पशन होगी कि डेल्टा is considered to be equal to 0. In practical, delta is equal to 3 to 4 degrees. To simplify our calculation, we will consider as delta to be approximately equal to be 0. And thereby E cos delta will be equal to E cos of 0. E cos delta क्या हो जाएगा आपका, this side horizontal component of your E cos delta can be considered as equal to your E. Horizontal component of your E can be considered as equal to the resultant phasor E. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस वैल्यू को OC को आई एम कंसिडरिंग इट टू बी इक्वल टू दिस OA। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ OC इज कंसिडर टू बी इक्वल टू द OA ऑन द assumption that delta is equal to 0, as in practical terms delta is also very small in nature, so we approximate it to be 0 and we get to a result that horizontal component of your E is equal to your E.
तो मैथमेटिकली हमने देख लिया कि वो ऐसा कैसे होता है, ई कॉस डेल्टा इज इक्वल टू ई। तो फर्दर अप्रॉक्सीमेशन पे चलते हैं और अपने रिजल्ट की तरफ पढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का। आप देखिए ए की वैल्यू क्या बनेगी, वी, मैं इस पूरी लेंथ को ओ सी को ई कंसीडर कर रहा हूँ, दैट कैन बी सीन टू बी इक्वल टू बी वी प्लस दिस आई आर इक्वलेंट कॉस थीटा, आई आर इक्वलेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा, एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ ट्राइंगल्स से हम देख सकते हैं ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, प्लस हमें ये एंगल भी थीटा मिलेगा। मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे अगर दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इज इन टोटल 180 डिग्री, तो ये एंगल आ जाएगा आपका थीटा और ये ऑल्टरनेट एंगल भी आ जाएगा आपका थीटा। तो मैं यहाँ पे काफ़ी मैथ्स नहीं कर पाऊँगा, मैथमेटिकली हिंट दे देता हूँ, दिस इज 90 माइनस थीटा, देयर बाय दिस एंगल इज थीटा, ऑल्टरनेट एंगल इज थीटा। डिस्कशन को इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर तक ही रखते हैं। देन वी कैन सी द वर्टिकल कंपोनेंट of your Ix equivalent, that is Ix equivalent into sin theta, वो ये बन जाएगा दिस लेंथ, ये लेंथ आ गई आपकी आई आर कॉस थीटा की, दिस लेंथ कैन बी सीन टू बी इक्वल टू आई एक्स इक्वलेंट साइन थीटा। बस इतनी सी थी हमारी डेरिवेशन वोल्टेज रेगुलेशन की। अभी ई माइनस वी करके देख लेते हैं, आपको आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बस ये छोटी सी डेरिवेशन है वोल्टेज रेगुलेशन की इन टर्म्स ऑफ आर एंड एक्स। ये आ गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ योर आई एंड एक्स फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। अभी इसे कंप्लीट करने के लिए डिवाइड कर दीजिए ई से, ये अब आपका बन गया वोल्टेज रेगुलेशन का कंप्लीट एक्सप्रेशन। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज आर पर यूनिट कॉस थीटा। ये कैसे बना मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए डेरिवेशन क्लोज करते हैं। And this can be written as x per unit sin theta। तो ये आ गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड एक्स। अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम कैसे जान सकते हैं कि हमें एक्स और आर की हमारे ट्रांसफॉर्मर की क्या वैल्यू रखनी चाहिए इन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कम हो सके। वो भी आहिस्ता आहिस्ता in coming lectures देखेंगे। and your same expression can also be written as voltage drop in your resistance cos theta in per unit and voltage drop in per unit across your x equivalent sin theta। हमने फेजर्स की हेल्प से ये एक्सप्रेशन निकाला, इजीली कैलकुलेट हो गया। ई को उस तरफ लेके ई माइनस वी करके यहाँ भी आराम से पहुँच गए और डिवाइड बाय ई किया, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन का हमें एक्सप्रेशन चाहिए था। हम यहाँ पहुँच गए और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन की डेरिवेशन ख़त्म हो चुकी है। मैं वहाँ पे बस आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये मैंने यहाँ पे आर पी यू कैसे लिख दिया इसे, या इसी को ई आर कैसे लिख दिया। पर यूनिट का कंसेप्ट है तो वो समझ लेते हैं। ये डिस्कशन इज सेपरेट फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, वो ख़त्म हो गई। वो इजी थी, छोटी सी एक डेरिवेशन थी विच कम फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम एंड फ्रॉम द अजम्पशन कि डेल्टा को हम जीरो कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली भी वो 3-4 डिग्री होता है और अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर किया हमने ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन बनाते हुए।
तो हमारी डेरिवेशन खत्म होगी। अभी हम बस डिस्कस करेंगे कि इसको मैंने ये क्यों लिखा, कैसे लिख दिया और इसको ऐसे कैसे लिख दिया। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन की डेरिवेशन आपकी खत्म हो गई। यह आ गया आपका आर इक्वलेंट, इसको मैंने लिख दिया आर पर यूनिट। ठीक है, पहले पर यूनिट होता क्या है सिस्टम वो समझ लेते हैं। पावर सिस्टम में मैंने समझाया, यहाँ भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे परसेंटेज का लास्ट लेक्चर में हमने देखा, हम परसेंटेज में बात करते हैं, इट्स ईजियर टू टेल कि मेरी 15% वोल्टेज रेगुलेशन है, 20% वोल्टेज रेगुलेशन है, दिस कन्वे मोर मैसेज। तो परसेंटेज हमारा मेथड हम यूज़ करते हैं टू कन्वे मोर आउट ऑफ वन मैथमेटिकल टर्म की 15% वोल्टेज रेगुलेशन है, दैट एक्सप्लेन अलॉट इन इट सेल्फ। 2% वोल्टेज रेगुलेशन है सिस्टम की, दैन इट सेल्फ एक्सप्लेन अलॉट। अब पर यूनिट भी सिमिलरली हम क्यों यूज़ करते हैं, अगेन ओनली फॉर द रीज़न ऑफ कन्वीनियंस। पर यूनिट सिस्टम हम जब यूज़ करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं दैट इज़ अराउंड 1, हमें 1.8, 0.9, 1.2, 1.3 इस तरह की वैल्यूज़ के साथ डील करना पड़ता है, ना कि 415 वोल्ट, 360 एम्पेयर, 400 kV। इस तरह से हमारी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट होते चलती हैं, बड़ी होते चलती हैं। तो उन्हें थोड़ा आसान रखने के लिए हम पर यूनिट सिस्टम को यूज़ करते हैं। उसमें क्या रहता है, हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं दोज आर अराउंड द नंबर 1। तो हमारी क्या होती है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए हम पर यूनिट सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। ये हो गया पर यूनिट सिस्टम है क्या और क्यों इसको यहाँ पे हमने एग्जिस्टेंस में लाया, जस्ट टू कीप और कैलकुलेशन ईजियर। अब पर यूनिट सिस्टम होता गया, पर यूनिट वैल्यू of your, let's say, resistance will be equal to actual value of resistance divided by base value of resistance, base और reference value। हम एक reference value ले लेंगे और जो actual value होगी उसको consider करते हुए पर यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं इसका क्या मतलब होगा। थोड़ा सा ड्राई सा कंसेप्ट यहाँ बन रहा है। मैं कहता हूँ 5 फुट 8 इंच के बंदे हैं, उनका आइडियल वेट होना चाहिए 70 kg। ठीक है, अब रेदर देन में 70 के साथ डील करने की जगह, क्योंकि यहाँ हमने देखे नंबर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे वोल्टेज करंट पावर का, तो एग्जांपल देखें सिर्फ एक वैल्यू 70 को। अब मैं कहूँगा ये 70 मेरा बेस वैल्यू है। अब जो 70 किलो का इंसान होगा उसका पर यूनिट वैल्यू आएगी 1, वो मेरी बेस वैल्यू से एक्जैक्ट मैच कर रहा है। जो 80 kg का होगा बंदा, 70 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 1। एक्चुअल वैल्यू भी 70 है पर्सन की और बेस वैल्यू भी मैंने कंसीडर की है 70। तो कह सकते हैं ही इज़ एट इट्स आइडियल वेट। अगर कोई कहता है कि मेरी पर यूनिट वैल्यू वेट की 1 है, मैं कहूँगा ही इज़ हैविंग हिज आइडियल वेट। अब कोई बंदा आके कहता है 1.2 है ओवरवेट, 1.4 है ओवरवेट, 2 है पर यूनिट वैल्यू किसी पर्सन की वेट की, मैं कहूँगा डेफिनेटली ओवरवेट। तो यहाँ पे कोई कहेगा 0.9 है मेरी वैल्यू इन रेफरेंस टू द बेस वैल्यू 70 kg, मैं कहूँगा ठीक है इट्स ओके। 0.8 है इट्स ओके, 0.5 है टू मच अंडर वेट। सो पर यूनिट वैल्यूज़ में हमारी जो कंसिडरेशन हो जाती हैं वो बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। जो हमारा सेट है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, हमें 1, 1.2, 1.3, 0.8, 0.9 में ही डील करना होता है। तो इस तरह से बेस वैल्यू लेके यहाँ पे 70, एक्चुअल वेट अगले का 90 kg है, तो 90 डिवाइडेड बाय 70, 1.27 अराउंड ये वैल्यू आएगी। मैं कहूँगा ये बंदा हल्का सा ओवरवेट है। 1.27, 1.3 हो गया, यहाँ पे कहीं लाइक मैं कहूँगा पर्सन ओवरवेट है। तो अब हमें 90 kg, 70 kg, 80 kg, 50 kg से डील नहीं करना होगा, सिंपली 1, 1.2, 1.3 से डील करना होगा। और पर यूनिट वैल्यूज़ निकालते कैसे हैं, एक्चुअल वैल्यू लेते हैं उसे बेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो वो पूरा कंसेप्ट क्या है आई होप आपको समझ आ गया। बेस वैल्यू अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से बना दी कि 70 इज़ द आइडियल वेट। तो उसी तरह से रेजिस्टेंस पे भी हम बेस वैल्यू अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं। पर यूनिट सिस्टम में भी उसका भी हल्का फुल्का रीजनिंग रहती है,
जैसे जैसे आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे आपको वहाँ में डिटेल में इस बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मैंने आर पर यूनिट कैसे लिखा। देखिए ई बाय आई आपके ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, जेड इक्वल रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड करंट की वजह से जो जेड की वैल्यू आएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज बेस वैल्यू। सो योर आर इक्वलेंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी divided by E by I, which further can be considered to be divided by Z equivalent base. So your actual value is divided by your base value, which can further be, this whole division can be simply written as R per unit. Similarly, Ix equivalent divided by E can be further written as Z equivalent or Z base, or simply as X per unit. This division can simply be written as X per unit. इस तरह से आपका इस एक्सप्रेशन को मैंने R पर यूनिट में लिख दिया, और सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को भी मैंने x पर यूनिट पे लिख दिया। अब डिस्कस कर लेते हैं ये पॉइंट भी कि इस एक्सप्रेशन को मैंने इस तरह से क्यों लिखा, वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस कैसे लिख दिया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आई आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय ए, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एक्चुअल voltage drop in your resistance, and the voltage is in itself can be considered as the base value. Again, actual divided by base is your voltage drop in your resistance in per unit value. Actual divided by base is division को हम simply R per unit में भी लिख सकते हैं, ऊपर मैंने इस तरह से मेंशन किया हुआ। सिमिलरली आई एक्स इक्वलेंट डिवाइडेड बाय ई, ये भी आपका एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप बन गया, वोल्टेज ड्रॉप इन योर एक्स इक्वलेंट डिवाइडेड बाय द बेस वोल्टेज। हमने ई को यहाँ बेस ले लिया अपनी मर्जी से, ट्रांसफार्मर में यही स्टैंडर्ड रहता है, वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज को बेस वैल्यू ले लिया जाता है। देन दिस डिवीजन कैन बी रिटन एज ई एक्स पर यूनिट। ठीक है, एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज ड्रॉप कैन बी रिटन एज अ वोल्टेज ड्रॉप इन पर यूनिट। मैंने इस एक्सप्रेशन को भी इस तरह से ई एक्स पर यूनिट लिख दिया था ऊपर। तो चलिए, ये थी आपकी रीजनिंग बिहाइंड कि मैंने आपके फेजर से बने हुए इस इक्वेशन को इस तरह से आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट कैसे लिख दिया।